हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग ना क्लास 10 का सीबीएसई का सारा क्वेश्चन बनाएंगे। साइंस का क्लास 10 सीबीएसई साइंस का क्वेश्चन बनाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है माय डियर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट इन द एबव दिया हुआ इट्स लाइक दिस कि इस एक कंटेनर है। दो कंटेनर दिया हुआ है आपका। दो कंटेनर दिया हुआ, एक में आपका गिवन है, इसमें दिया हुआ आपका सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, इसमें बेरियम क्लोराइड दिया दैट मीन्स BaCl2, और एक में दिया हुआ सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 सोडियम सल्फेट दिया हुआ, सोडियम सल्फेट। ओके, तो आपको बोल रहा आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट द सॉलिड एबव रिएक्शन, इसमें कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। ओके, तो आपको ये देखना है डियर कि देखो यहाँ पर आपका कौन सा है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड यानी BaCl4। ओके, जब आप इस रिएक्शंस को हम लोग पढ़े हैं, इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें देखो सोडियम सल्फेट में A+ ये सल्फेट माइनस, बेरियम क्लोराइड में बेरियम प्लस, क्लोरीन माइनस। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है, मतलब सोडियम जो है ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन क्लोरीन के साथ प्रोडक्ट बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, और ये बेरियम जो है सल्फेट के साथ बेरियम सल्फेट बनाएगा BaSO4। तो हम लोग पढ़े थे ये जो है वाइट PPT होता है, मतलब क्या है, प्रिसिपिटेट बनता है, ये नीचे में आके इनसॉल्युबल है, ये नीचे में आके सेटल डाउन हो जाता है। ओके, ये सॉलिड है जो सॉल्यूशन में डिजॉल्व नहीं होता है, ये नीचे में आके क्या हो जाता है, PPT वाइट कलर का PPT होता है जो नीचे में आके सेटल डाउन बैठ जाता है, तो यही वो सॉलिड है। ओके, आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हमको पूछ रहा है कौन सा सॉलिड बनेगा। सो इसका द राइट आंसर विल बी होगा बेरियम सल्फेट। सो ऑप्शन नंबर शायद आई थिंक बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डियर, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो आपको ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है क्या कि द कलर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्जर्व आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ ए प्लेसिंग जिंक मेटल टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है आपका। ओके, यहाँ पर ले लो आप, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आप एक जिंक को रख रहे हैं। ठीक है, तो बोलता है 30 मिनट्स के बाद, कितना मिनट्स के, 30 मिनट्स के बाद जो है आपका इसका सॉल्यूशन का क्या कलर हो जाएगा। तो देखो आपको मालूम है बाबू, आप रिएक्टिविटी सीरीज आप जानते हैं क्या, सबसे जो आपका पोटेशियम है ना, आपका पोटेशियम है, फिर सोडियम है ना, फिर आपका पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, आपका मैग्नीशियम है, आपका एल्युमिनियम है, आपका जिंक है, आपका आयरन है, आपका लेड है, आपका हाइड्रोजन है, आपका कॉपर है आपका। ठीक, तो देख पा रहे हैं आप, जिंक जो है कॉपर से जो हाइयर, जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो हम लोग जानते हैं कि मोर रिएक्टिव मेटल जो लेस रिएक्टिव मेटल को उससे डिस्प्लेस कर देता है और बना देता है जिंक सल्फेट, ZnSO4 बना दिया। देखिए जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा तो जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर को बाहर कर देगा। ओके, जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया तो बना दिया क्या, जिंक सल्फेट। तो ये जिंक सल्फेट जो होता है डियर, ये कलरलेस होता है, ये क्या होता है, कलरलेस। ओके, और ये जो कॉपर सल्फेट है ये आपका कौन सा कलर का होता है, ये आपका ब्लू कलर का होता है। किस कलर का, ब्लू। तो सिंपली आपको पूछ रहा है कि सॉल्यूशन किस कलर का हो जाएगा। तो देखो जब हम जिंक नहीं डाले तो उससे पहले जो सॉल्यूशन अगर पूछा जाए बिफोर, तो कॉपर सल्फेट वो ब्लू कलर का होता था, लेकिन जब हम जिंक को इसमें पुट किए तो मेरा बच गया क्या, जिंक सल्फेट आ गया, क्योंकि कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तब अब रिएक्शन हुआ और रिएक्शन में कलर चेंज होगा, कौन सा कलर आएगा, तो ये कलरलेस हो जाएगा। कौन सा होगा, कलरलेस। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, वो बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है क्या, ए मिल्ड नॉन कोरेसिव बेसिक सॉल्ट। ओके, ये बोल रहा है कि जो एक नॉन कोरेसिव बेसिक सॉल्ट है, तो नॉन कोरेसिव का मतलब होता है कि वो सब्सटेंस है ना जिसका एबिलिटी होता है कि वो किसी के साथ भी करके उसको क्या कर दे, उसको डिस्ट्रॉयड कर दे, है ना, उसको क्या कर दे, वो बोल रहा है मिल्ड नॉन कोरेसिव सॉल्ट, है ना, उसको किसी भी उसके साथ किसी भी, मतलब कोरेसिव सब्सटेंस का मतलब वो होता है कि वो ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी सब्सटेंस के साथ अनदर किसी के साथ लग के उसको डिस्ट्रॉयड कर दे, डैमेज कर दे, उसको बोलेंगे कोरेसिव सॉल्ट। तो बोलता है मिल्ड नॉन कोरेसिव है, मतलब मिल्ड है मतलब छोटा हल्का है, ये से ना नॉन कोरेसिव बेसिक सॉल्ट। तो देखिए डियर, तो कोरेसिव तो आपका जैसे कि एसिड भी होता है, बेस भी होगा, उसमें कोई नहीं, लेकिन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ पर तो मिल्ड दिया हुआ, तो इसमें से देख लीजिए जो वीक बेस होगा उसके अकॉर्डिंग आप हो जाएगा। जैसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, फिर आपका सोडियम क्लोराइड है, वीक ये आपका सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर यहाँ पर बोलता कोरेसिव सॉल्ट तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक कोरेसिव सॉल्ट का एक ये कोरेसिव बेस है, ठीक है।
फिर एक दिया आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaCO3, ये आपका NaCO3 जो है जिसको आप लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जो, तो ये आपका जो है ये उसका ये उतना अच्छा बेस नहीं है। ओके, ये ऐसा सब्सटेंस नहीं, ये कोरेसिव सब्सटेंस नहीं है, ये किसी पे लग के उतना डैमेज नहीं कर सकता। ओके, सो द राइट आंसर विल भी आपका क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि ये कोरेसिव सब्सटेंस नहीं है। इसका पीएच भी लगभग, ये वीक बेस है। ओके, इसमें अगर बेस में भी सोडियम इसमें लगेगा तो ये नहीं है उतना अच्छा। ठीक है, इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है डियर, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखिएगा तो क्या बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 4, ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू ए टेस्ट ट्यूब कॉन्टेनिंग ए मेटल X। ओके, एक तुम्हारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 जो आपका डाइल्यूट है, कैसा है, डाइल्यूट है। ओके, तो डाइल्यूट जिसको एक मेटल जो X के साथ जो है इसको सोल्यूशन करवाया जा रहा है, इसके साथ रिएक्शन कराया जा रहा है, तो अब बोलता है ए कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस, एक कलरलेस गैस प्रोड्यूस होता है। तो आप जानते हैं क्या कि हम एक कलरलेस गैस यानी हाइड्रोजन होगा। ठीक है, यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन भी आ रहा है कि हाइड्रोजन एक कलरलेस गैस होता है। क्लियर है, तो बोलता है क्या कि व्हेन ए बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट। ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द मेटल X, कौन सा जो है X के लिए कौन सा मेटल जो है आपको करेक्टली यहाँ पर जो दिया हुआ रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें पढ़े थे डियर कि जब कोई मेटल जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्लियर है, अब हम लोग यहाँ देखेंगे और हम लोग जानते हैं कि जितना भी एसिड का जो भी रिएक्शंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कौन सा मेटल होगा सुइटेबल। एक नंबर में दिया जैसे सोडियम, देखिए अब ये सोडियम है, रिएक्टिव मेटल है, ये इसको आपको हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि ये एसिड है, एसिड का काम ही हाइड्रोजन को लूज करना, तो बना देगा सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 बना देगा और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये पॉसिबल है। ओके, सोडियम के लिए अनदर भी चेक कर लेते हैं, सल्फर ये नॉन मेटल है, कॉपर नॉन मेटल, सिल्वर वो उतना अच्छा रिएक्टिव मेटल नहीं है और उतना रिएक्टिविटी उसका नहीं है कि वो हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर दे। ओके, सो द राइट आंसर विल बी क्या होगा डियर, सोडियम, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या कि एन एलिमेंट विथ क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट सोडियम ऑक्साइड। ओके, कौन सा है जो आपको सोडियम ऑक्साइड को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, करेक्टली रिप्रेजेंट करेगा सोडियम ऑक्साइड को। तो डियर सोडियम ऑक्साइड जो होता है आपका Na2O होता है। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, यानी दो सोडियम का दो एटम ऑक्सीजन के एक एटम के साथ ये करके आपका सोडियम ऑक्साइड बनाता है। क्लियर है, हम लोग जानते हैं ये आयनिक जो है आपका कंपाउंड है। सोडियम जो है, दो सोडियम का जो एटम्स होता है, एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है आउटर मोस्ट, ये और ऑक्सीजन जिसका आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो यहाँ से एक यहाँ से एक इधर एक ट्रांसफर होता है, इधर एक ट्रांसफर होता है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और बनाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज कराएगा तो क्या बनाएगा Na पे 2 और ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन के, इसलिए 2 माइनस। ठीक है, अब इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ पर टोटल 8 आ जाएगा। इस तरह का कुछ ये बनता है इसका। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड का। तो यहाँ पर आप कहते हैं कि कौन सा सही है, आप हम लोग चेक करते हैं। जैसे एक नंबर में दिया हुआ Na+2, फिर दिया Na+2 फिर 2 दिया हुआ थोड़ा, और यहाँ ऑक्सीजन पे दिया 2 पे माइनस। ऑक्सीजन पे आपका जो क्रॉस दिया, देखिए इलेक्ट्रॉन को आप डॉट या क्रॉस से भी, मतलब सेपरेट के लिए क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए 2 to 4 to 62, ये सही एक्सप्लेनेशन है, इसका सही रिप्रेजेंटेशन है ये यहाँ तक अभी तक। सेकेंड नंबर में आप देखिएगा तो लिखा हुआ 2 Na+, देखिए Na+, पे यहाँ आपका 1 दिया हुआ। ठीक है, यहाँ से Na+, तो बट यहाँ क्या दिया हुआ आपका 2, आपका 2, ये अगर आगे में जो नंबर बताता है फिर यहाँ पर दिया हुआ क्या, ऑक्सीजन पे 2 माइनस, तो ये रॉन्ग है। ओके, ऐसा नहीं है, ये दो सोडियम का एटम जो है ऑक्सीजन के, क्योंकि एक सोडियम का एटम तो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना डियर, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना था 10, 2 8 1, तो उसका आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सिंपली, तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो फिर इसको ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायर्ड है, तो यानी 2 सोडियम का एटम मिलके इसको जो फुलफिल करेगा उसका ऑक्टेट, तो ये ऑप्शन नंबर 1 होगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर ब्लैंक स्पेस विल फॉर्म ए बेसिक ऑक्साइड। आपको बोला जा रहा है एक्चुअली जो मेटलिक ऑक्साइड होता है, कुछ जितना भी मेटलिक ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है। मेटलिक ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। ओके, और जो जितना भी नॉन मेटलिक वो एसिडिक नेचर का होता है।
और ये जो आप जानते हैं ऐसे किस एक्सेप्शन भी है, जैसे कि एम्फोटरिक ऑक्साइड, वो कुछ ऐसे मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं जैसे जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, जो बेसिक एज वेल एज मतलब आपको एसिडिक नेचर को भी शो करते हैं। ओके, तो उसको हम लोग एम्फोटरिक ऑक्साइड करते हैं, बट जनरली ओके मेटलिक ऑक्साइड जो होता है बेसिक नेचर का होता है। तो बोलता है क्या कि एलिमेंट जो है इसमें दिया हुआ है, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर, किसका जो मतलब यहाँ पर एक एलिमेंट आपको चूज करना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका जो ऑक्साइड हो वो क्या होगा, मेटलिक ऑक्साइड होगा, है ना, बेसिक ऑक्साइड होगा। क्या हो जाएगा, बेसिक ऑक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड वो मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक ऑक्साइड का होता है। तो इसमें आपको सिंपली आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मेटल है। जैसे आपका एटॉमिक नंबर 7 है तो 2 × 5 आप इसको जान सकते हैं कि ये आपका जो नाइट्रोजन है, क्या है, नाइट्रोजन। सेकंड नंबर में आपका 17 है, दैट मीन्स आपका क्लोरीन है, 2, 8, 10 17 आपका क्लोरीन है। थर्ड नंबर में आपका 14 है, दैट मीन्स सिलिकॉन है, तो ये भी तो आपका। फोर्थ नंबर में आपका 11 मीन्स 281 मीन्स क्या, कौन सा है, ये सोडियम है। तो आप जान रहे हैं आप क्या कि सोडियम क्या है, एक मेटल है, और इसका ऑक्साइड कैसा होगा, सोडियम मेटल का ऑक्साइड होगा आपका बेसिक नेचर का। क्लियर हो गया, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आप 7 आ जाइए डियर। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है एन एलिमेंट M has 50% of the electrons filled in the third cell as in the second cell, then the atomic number of M। अच्छा, जैसे क्या बोल रहा है कि कोई एक एलिमेंट है, सपोज करो एक्स एलिमेंट है, ठीक है, तो बोल रहा है कि जो थर्ड, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखिए थर्ड सेल है ना, थर्ड सेल में जो बोल रहा है वो सेकेंड सेल से कितना, सेकेंड सेल से 50% ये होता होगा। 50% का मतलब इसका हाफ। यहाँ पर जो भी नंबर है जितना भी यहाँ पर है, सपोज करो ये 8 है तो यहाँ पर 4 होना चाहिए। 50% का मतलब क्या है, यहाँ पर हाफ होना चाहिए, ठीक है, वो बोल रहा है आपको कि थर्ड सेल में जो है वो सेकेंड सेल से सेकेंड से कितना हाफ होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं, जैसे एक नंबर में दिया आपका 10, तो आप देखिए 2, 8, 10, तो देखिए इसमें तो 2 ही सेल है ना, थर्ड सेल का तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं हो रहा, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में आ जाइए, 12 है, तो 2, 8, 10, 2, 12, देखिए इसमें थर्ड सेल है बट थर्ड सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, जो सेकेंड सेल के हाफ नहीं है ना, क्या 8 का हाफ 2 होता नहीं ना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में आप आ जाइए, आपका 14 है, तो 2, 8, 10, 4, 14। अब देखिए थर्ड सेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन है, जो कि विच इज इक्वल टू द एग्जैक्टली इक्वल टू द हाफ ऑफ द सेकेंड सेल, है ना, सेकेंड सेल में कितना 8 इलेक्ट्रॉन है, उसके हाफ है। सो ये आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है आपका डियर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है क्या कि जनरली फूड इज ब्रोकन एंड एब्जॉर्ब विद इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म इट इज डन आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, इसमें आपको बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है, तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा जो है इसमें से कौन सा ऐसा और ये है आपका ऑर्गेनिज्म जो कि फूड को एब्जॉर्ब जो करता है वो आउटसाइड द बॉडी करता है। जैसे फर्स्ट में दिया आपका अमीबा, तो हम लोग तो जानते हैं कि अमीबा जो होता है यूनिसेलुलर, ये किसी भी फूड को जो ये करता है तो उसके चारों तरफ एक फिंगर टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको सीडोपोडिया बोला जाता है। सीडोपोडिया इसकी तरह बोला जाता है, फिर उसको क्या होता है, इसको न्यूक्लियस पे लाया जाता है, साइटोप्लाज्म से यहाँ पर डिफ्यूजन होता है और पूरा ऐसे तो इनसाइड ऑफ द बॉडी होगा ये आपका अमीबा। तो बट हमको पूछ रहा है कौन सा जो आउटसाइड द बॉडी होगा। दूसरा दिया आपका, दूसरा दिया मशरूम। मशरूम जो है आप ये जानते हैं डियर, ये एक फंगी है, ओके, जो फंगस है। तो ये क्या करता है, ये फंगस आपको कोई भी डेट ये बॉडी का इसका अपना जो फूड करता है वो आउटसाइड द बॉडी करता है। किसके करता है, आउटसाइड द बॉडी। सो द राइट आंसर विल बी होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मशरूम। इसके बाद जो आपका दिया पैरामीशियम, ये भी तो एक ऐसा यूनिसेलुलर है जो अपना फूड को जो एब्जॉर्ब करता है वो इनसाइड द बॉडी, एक उसके लिए एक स्पेसिफिक जो है प्लेस होता है, स्पॉट होता है, ठीक है, वहाँ पर वो करता है। तो ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन होगा क्या, मशरूम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डियर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन्स, गेस्टरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन। अच्छा, गेस्टरी जो रिसेप्टर्स है वो कहाँ रहता है, वो कहाँ प्रेजेंट रहता है। तो जैसे एक नंबर में दिया आपका टंग, तो आपको मालूम होगा कि जो जितना भी गेस्टरी रिसेप्टर्स होता है वो टंग में ही होता है। क्या होता है, टंग में होता है, ठीक है। दूसरा में आपका दिया नोज़, आपका दिया नोज़ में। अगर आपको पूछ ले कि नोज़ में कौन सा रिसेप्टर्स रहता है, तो नोज़ में आपका जो नोज़, सेकंड नंबर आपको बोल रहा है नोज़, तो नोज़ में जो ऑल्फैक्टरी जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ओके,
ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स बोल लीजिए, या फिर उसी को एक दूसरा भी नाम है ऑल फैक्ट्री या स्मेल रिसेप्टर्स भी बोला जा सकता है इसको, स्मेल रिसेप्टर्स, ठीक है, स्मेल रिसेप्टर्स भी बोला जाता है। थर्ड नंबर में आपका क्या दिया हुआ, आई दिया हुआ, तो आई जो है आपका, तो आई में इसमें भी रिसेप्टर्स होता है, आई आपका दिया हुआ, तो इसमें आपको देखने के लिए, यानी इसको बोल सकते हैं क्या, फोटो रिसेप्टर्स, या फिर आपको एग्जामिनर जो है आपको थोड़ा सा ये चेक करने के लिए, ओके, आपको इसको एक दूसरा नाम भी रेटिनल, क्या उसको बोला जाता है, रेटिनल रिसेप्टर्स बोला जाता है, रेटिनल रिसेप्टर डियर, ओके। तो आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि देखिए कैसे ही इसको याद रखा जा सकता है। आई आप लोग पढ़े ना क्लास, इसके बाद ये चैप्टर में ह्यूमन आई में हम लोग पढ़े ना कि रेटिना जो होता है आई का ही पार्ट होता है, ठीक है ना, तो वहाँ से रेटिनल रिसेप्टर्स, तो ये रेटिना से बिलोंग करता है, मीन्स क्या कि आई का ही पार्ट होगा, तो आप इस तरह याद कर सकते हैं। फिर एक दिया ये आपका दिया एयर, तो इसमें क्या रहता है, ये तो आपका सुनने लायक है, तो ये इसमें आपको जो ऑडिटरी रिसेप्टर्स यानी फोटो रिसेप्टर, इसमें जो एयर है तो इसको आप लोग बोल सकते हैं कि फोनो रिसेप्टर्स, क्या इसको इसमें था, फोनो रिसेप्टर्स, ओके। हम इसे सारा बता दिए, बट आपको इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिर्फ आपका जो गैस्ट्रोरी रिसेप्टर्स किस में रहता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, टंग में, किसमें हो जाएगा, टंग में। नोज में क्या होगा, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, अगर हम तो आई से पूछता बोलता कि फोटो रिसेप्टर्स या रेटिनल रिसेप्टर्स, तो आई में, अगर हमको बोलता फोनो रिसेप्टर्स, फोनो, है ना, तो सुनने तो एयर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोलता है क्या कि ए फार्मर वांट्स टू ग्रो बनाना प्लांट्स जेनेटिकली, ओके। नेक्स्ट बच्चा वो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है क्या कि ए फार्मर वांट्स टू ग्रो बनाना प्लांट्स genetically similar enough to plants already available in fields, which one of the following methods would you suggest for this purpose। देखिए आपको जैसे यहाँ पर बोल रहा ना कि जेनेटिकली सिमिलर होना चाहिए, जेनेटिकली सिमिलर होना चाहिए, तो इसमें जैसे दिया रीजनरेशन, तो रीजनरेशन में तो क्या होता है कि उसका पार्ट टूटता है, फिर वही से जनरेट होता है, ठीक है, उसमें ये नहीं है। फिर वर्डिंग, फिर आपका दिया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो देखिए इसका तो राइट आंसर होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। उसके पीछे का रीज़न क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है क्या कि जेनेटिकली सिमिलर मतलब एक जैसा ही आना चाहिए आपका, सिमिलर वो जो आपका जो डॉटर पेरेंट्स प्लांट से जो दूसरा आएगा तो वो सिमिलर ही होना चाहिए एकदम, तो उसको जेनेटिकली सिमिलर होने के लिए इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में होता है, ठीक है। क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में होने के पीछे का क्या रीज़न है कि उसमें जो होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में होने के पीछे का रीज़न क्या है कि आपका जो ये हमेशा एक जो है जो ये प्रोड्यूस करता है, जो पेरेंट्स जो है पेरेंट जो आपका प्लांट है वो आपको नेचुरल क्लोन्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, जो कि आपका सेम टाइप का यानी सिमिलर एक ही तरह का जो आपका जीन्स क्रिएट होगा और उसमें सेम ये बनता है, ओके। सो इसमें जो होगा आपका कि कौन सा, जैसे कि आप देखिए फॉर एग्जांपल जैसे देखिए आप जैसे ये आपका बनाना का ट्रीज है जैसे ये, ओके, तो आप इसको कहीं पर से यहाँ से कहीं से भी कट कर लीजिए और आप फिर इसको एवरी पार्ट को इसको एवरी पार्ट को अगर आप कर लीजिएगा ना, ये कर दीजिएगा, ओके, ज़मीन पे, तो आपका ना एवरी पार्ट जो सेम इसी तरह से एकदम सेम टू सेम, इसमें कोई नहीं, क्योंकि दोनों का जो इस दोनों में सब में जो इसमें जो आपका जो जीन होगा वो सिमिलर होगा, ओके, सिमिलर होगा, जिसके चलते जो आपका सारा प्रॉपर्टी सारा सेम होगा, इक्वल होगा, ओके। सो इसमें क्या होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ऑप्शन नंबर सी होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, सिमिलर ये होने के लिए सारा सेम टू जेनेटिकली सिमिलर होता है वो। क्वेश्चन नंबर 11 डियर है, बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है क्या कि द हाइट ऑफ द प्लांट इज रेगुलेटेड बाय, हाइट ऑफ द प्लांट, देखिए आपके जो हाइट ऑफ द प्लांट है जैसे उसके बॉडी के ग्रोथ के लिए, ओके, हाइट मतलब उसके ग्रोथ, तो बॉडी के ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोन चाहिए, और प्लांट्स में ग्रोथ हार्मोन जिब्रेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, ओके। तो मेनली हमको यहाँ पर नाम नहीं पूछ रहा, हमको पूछ रहा हाइट ऑफ द प्लांट इज रेगुलेटेड बाय, कौन किसके चलते वो, मतलब प्लांट का जो हाइट को कौन रेगुलेट करता है, तो ग्रोथ हार्मोन। तो इसमें आप क्या देगा डीएनए, इसमें आप ऑप्शन नंबर सी देखिए लिखा हुआ है क्या कि ग्रोथ हार्मोन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंजाइम्स कोडेड बाय द जीन्स, हाँ ये ग्रोथ हार्मोन करता है जो कि किसके इससे करता है वो इंजाइम्स के, ओके, जो कोडेड बाय द जीन। सो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, क्या बोल रहा है कि ए स्पोर्ट्समैन
आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक ऑफ हिज रूटीन एक्सरसाइज सफर्ड मस्कुलर क्रैम्प्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज सेशन, दिस हैपेंड ड्यू टू। आप ये पढ़े हैं ओके। आप जब क्लास इसमें पढ़े थे, रेस्पायरेशन पढ़ रहे थे, उसमें पढ़ रहे थे एरोबिक रेस्पायरेशन, इन एरोबिक रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन मसल्स, ओके। तो रेस्पायरेशन मसल्स में आप पढ़े थे क्या कि जो ये होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन से होता है। क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन से, जिसके चलते जो है आपका जो है ये जो आपका जो ग्लूकोज जो 3 इस वाला पायरुवेट में जो आपका कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होने के बाद जो यहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन के चलते ये जो ऑक्सीजन का मतलब ये पूरा ब्रेक डाउन नहीं, कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, जिसके चलते जो लैक्टिक एसिड में, किसमें, लैक्टिक एसिड वो बन जाता है, जिसके चलते आपको क्रैम्प्स आता है। क्या आता है? क्रैम्प्स आता है। ये आप पढ़ चुके हैं। तो हमको ये पूछ रहा है कि उसका रीजन क्या है, तो लैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, प्रेजेंस नो, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। सो ये सही है कि ये जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी से ऐसे ही वो कंप्लीटली वो डिकम्पोज नहीं हो पाता है, जिसके चलते वो लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। और उसी के यही लैक्टिक एसिड जो है हमको क्रैम्प्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यही आपको पेन देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, इट्स इमेज इज फॉर्म। अब आप बताइए ये क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को जो आप कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखे, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर हुआ ये आपका पोल हुआ, ठीक है। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, ठीक है। इधर आपका मेन फोकस आएगा, ठीक। तो आप बोल रहा है क्या कि जैसे ये आप जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर में आप पढ़े हैं कि ये इंसिडेंट लाइट आएगा, रिफ्लेक्टेड लाइट के बाद ये आफ्टर रिफ्लेक्शन है ना, ये रिफ्लेक्शन के बाद ये डाइवर्ज होता है। क्या होता है? डाइवर्ज होता है। तो इसलिए हम लोग इसको जब तक ये डाइवर्ज, ये जो अपना रिफ्लेक्टेड लाइन है ये अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो फिर इमेज कैसे बनेगा? तो इसका इस तरह बनता है, हम लोग को याद है, ठीक। सो हमको ये बोल कह रहा है क्वेश्चन कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के सामने में अगर हम रखेंगे देन इट्स इमेज इज फॉर्म। नंबर 1 एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। ये गलत बोल रहा है, वो तो प्लेन मिरर में होता है। प्लेन मिरर के नियर में अगर हम लोग रखते हैं किसी ऑब्जेक्ट, ये प्लेन मिरर अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जितना डिस्टेंस पे यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज जो बनेगा इसका, ओके, ये दोनों सेम होगा, तो प्लेन मिरर में होता है। ये गलत बोल रहा है। सेकंड नंबर बोल रहा है क्या कि एट ए ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये भी गलत बोल रहा है कि जो इमेज जो बनेगा वो जितना यानी ऑब्जेक्ट के सामने जितने सामने मतलब ये ऑब्जेक्ट रखे, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज जो इसके ट्वाइस टाइम यहाँ बनेगा, ऐसा नहीं होता। ये भी गलत बोल रहा है। थर्ड वन बोल रहा है क्या कि हाफ द डिस्टेंस, गलत। बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड, सही बोल रहा है। बिहाइंड द मिरर एंड इट्स पोजिशन वेरीज अकॉर्डिंग द ऑब्जेक्ट, यस सही बोल रहा है कि इसका पोजीशन जो वेरी करता है, ठीक है। जैसे एक इन्फिनिटी से आ रहा तो फोकस पे बनेगा, अब पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे तो बिटवीन द पोल एंड सेंटर, बिटवीन द पोल और ये आपका फोकस है, सॉरी ये पोल और फोकस के बीच में आपका क्या होता है, बनता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका, ये ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका सही स्टेटमेंट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका है 14। बोलता है व्हेन लाइट इंटर्स एटमॉस्फेयर इट स्ट्राइक द एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स विच डिफ्लेक्ट द रे ऑफ लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, दिस इज ड्यू टू। ये भी सही बोल रहा है। देखिए अब जैसे ये एटमॉस्फेयर है ना, अर्थ का एटमॉस्फेयर है जो कि चेंज होते रहता है, ठीक है। ये आपका एटमॉस्फेयर से जब वो लाइट जब इंटर करता है, लाइट जो क्या करता है, इंटर करता है, तो बोलता है क्या कि वो जो है स्मॉल पार्टिकल्स स्ट्राइक होता है और फिर इसके फाइनल पार्टिकल्स स्ट्राइक होता है विच डिफ्लेक्ट द रेज ऑफ लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। जिसके बाद जो सारे यानी पॉसिबल डायरेक्शन से वो क्या हो जाता है, बोल रहा है कि डिफ्लेक्ट हो जाता है इस तरह। तो बोल रहा है ये क्यों, दिस इज ड्यू टू द, उसके रीजन बोल रहा है। नंबर 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपका 4 ऑल डायरेक्शन मीन हो जाता है। वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब एक मीडियम से अनदर मीडियम में जब जाएगा, मतलब आप लोग जानते हैं कि अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होगा, जिसके चलते वो बैंड होगा, ठीक है ना। तो बैंडिंग को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करते हैं, ये नहीं कि वो पूरा चारों तरफ से ये हो जाएगा। दूसरे नंबर में एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, सेम है रिफ्रैक्शन और एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। और भाई रिफ्रैक्शन अकर ड्यू टू द एटमॉस्फेयर इज नॉन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, तो जब ये सुइटेबल नहीं है। अगला है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट सही है कि आप वो लाइट आया इसके टाइनी पार्टिकल से टकराया, फिर वो क्या हो गया, चारों तरफ जो वो स्कैटर हो गया, छितरा आ गया, फैल गया, ओके। सो ऑप्शन नंबर सी मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। डी में डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट ये नहीं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट तो होता है क्या कि जब व्हेन लाइट है ना, जब एक लाइट जो है वाइट लाइट जो है किसी ग्लास प्रिज्म से होकर पार होते है या फिर जो ग्लास प्रिज्म तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में जो होता है वो ये हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। बट ये हमको नहीं बोल रहा है, ये वाला ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बोलता है क्या कि द इन 1947
an agreement was formulated by the United Nations Agreement program to freeze the production of है ना, वो आप production of X to prevent the depletion of ओजोन लेयर है ना, प्रोडक्शन, हाँ ये तो बोला गया था, एग्रीमेंट हुआ था जिसमें बोला गया कि फ्रीज आपको जो करना था प्रोडक्शन ऑफ जो है फ्लोरोकार्बन जो CFCS है ना, टू प्रिवेंट द डिप्लेशन लेयर, ठीक है, यानी डिप्लेशन लेयर को जो आपका जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लेशन को रोकने के लिए किया गया था। तो X जो होगा आपका वो CFCS यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और Y जो होगा वो आपका क्या, कौन सा, टू प्रिवेंट द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, तो वाई ओजोन होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये वन लाइनर क्वेश्चन था, इसमें एक्सप्लेनेशन की नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर रिलीज टू द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ये भी वन लाइनर है, ब्रोकन डाउन बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। रिमेन इनर्ट मैरिज नहीं, ये तो आप ऑप्शन नंबर ए में क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 17, 18 और क्वेश्चन नंबर, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका एसेशन रीजन है। क्वेश्चन नंबर 17 में एसेशन बोल रहा है कि द रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन इंडोथर्मिक रिएक्शन, नो ये तो रॉन्ग है। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी रस्टिंग ऑफ आयरन जो ये एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन वो जो होता है तो वो एक्सोथर्मिक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही तो गलत है। एसर्शन ही रीजन, एसर्शन ही जो आपका एसर्शन ही रॉन्ग है, तो फिर आपका ऑप्शन जाएगा डी, ऑप्शन जाएगा डी। देखिए एसर्शन रीजन हम आपको एक बार बता दे रहे हैं कि अगर एसर्शन भी सही है और रीजन जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है तो ये ऑप्शन ए आएगा। अगर आपका असर्शन सही है और रीज़न जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करा बट ये सही है, ये भी सही, ये भी सही, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी जाएगा। अगर सपोज क्या कि आपका जो असर्शन जो है आपका असर्शन अगर आपका सही है ना, आपका असर्शन ही सही है बट रीज़न जो है ये आपका ट्रू है, ये आपका फॉल्स है, ये सही नहीं है, ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अगर असर्शन आपका रॉन्ग है, असर्शन ही रॉन्ग है और जो आपका रीजन जो है असर्शन ही जो है आपका फॉल्स है और जो आपका रीजन जो वो क्या है, ट्रू है, क्या है ये ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा, ओके। सो यहाँ पर तो आपको दिख रहा है कि असर्शन पहले वाला ही आपका जो रॉन्ग जब आ जा रहा है तो ऑप्शन नंबर डी में आएगा, ठीक है। क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है डियर, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जब रिलीज हो रहा है हीट तो वो तो एक्सोथर्मिक आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो डियर, क्वेश्चन नंबर 18 क्या असर्शन दिया है, probability of survival of an organism produced through a sexual reproduction is more than that of the organism produced through a asexual, ये तो सही है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आएगा तो उसमें जो है सर्वाइवल करने का, क्योंकि उसमें वेरिएशंस आता है ज़्यादा, डीएनए का कॉपिंग होता है जिसके चलते वेरिएशन आता है, सही बोल रहा है, ये सही है। सेकंड नंबर में दे रहा है वेरिएशन प्रोवाइड्स एन एडवांटेज टू द इंडिविजुअल फॉर ए सर्वाइवल, बिल्कुल सही बोल रहा है। पहला भी सही है, सेकंड नंबर भी उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि वेरिएशन जो है प्रोवाइड्स एडवांटेज टू द, हाँ ये सही है, तो आप इसको ऑप्शन इसमें जाएगा, यानी ये सही है, असर्शन भी सही है, उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, सो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 में आप आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 19 में अगर बात करें, 19 बोलता है क्या, एक कंपास निडल इज प्लेस नियर ए करंट करिंग वायर, द डिफ्लेक्शन ऑफ ए कंपास करंट करिंग वायर, द डिफ्लेक्शन ऑफ ए कंपास डिक्रीजेज व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट वायर इज इंक्रीज, नो ये रॉन्ग है, ये गलत है। जैसे मान लीजिए क्या कि हम एक ना करंट करिंग वायर दे रहे हैं, ठीक है, एक करंट करेंगे, एक वायर है, ठीक है, ये एक आपका वायर है, इन्फिनिटी लेंथ का एक वायर है, सो इस पर ना आपका करंट सपोज करो इधर से आई करंट जा रहा है, ठीक है, अब साइड करंट जा रहा है, ठीक है, ये आपका एक करंट करिंग वायर है, ठीक है, जो इसमें करंट आई जा रहा है अप डाउन ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक। सो बोल रहा है क्या कि अगर एक कंपास को इसके नियर में लाया जाए, एक कंपास जो है मैग्नेटिक कंपास को इसके नियर में लाया जाए, तो अगर हम मैग्नेटिक यानी करंट को, जैसे अगर करंट को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक ये जो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जानते हैं इसको पढ़ता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब व्हेनेवर एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टर वायर, जब भी किसी वायर से करंट पास होगा तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ओके, तो उसके चारों तरफ क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। आप इसको इसमें डायरेक्शन भी ये कर सकते हैं, ठीक, फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द थंब रूल।
सो हमको ये बोल रहा है क्या कि इसमें जो अगर एक कोई कंपास को इसके सामने रहेंगे मैग्नेटिक कंपास को, तो उसका जो ये निडल है वो डिफ्लेक्टेड होगा, श्योर, हाँ, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करेगा कि इसके बगल में जो है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक जो है फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि करंट जा रहा है, तो करंट जा रहा है तो उसका डिफ्लेक्शन सही होगा। बट अगर आप करंट के अमाउंट को यानी आई अगर इंक्रीज करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड यानी बी आपका जो ये भी आपका क्या है मैग्नेटिक फील्ड बी, ये भी इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। करंट के इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना आप बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक करंट, जितना ज़्यादा जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। इज इट क्लियर? सो ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन, तो ये क्या बोल रहा है कि निडल डिक्रीजेज व्हेन द मैग्नेटिक ऑफ द इलेक्ट्रिक, तो ये रॉन्ग बोल रहा है, ठीक है। निडल डिफ्लेक्टेड कैसे डिक्रीजेज, ये इसका जो डिक्रीजेज व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड ना, ये आप इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज करोगे, तो इसका निडल का जो है ये डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो है मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इंक्रीज होगा, तो वो भी इंक्रीज होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही गलत बोल रहा है, ओके। तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा, यानी असर्शन ही गलत ही दे रहा, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। सेकंड सही दिएगा, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर टू द कंडक्टर इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द करंट, सही बोल रहा है कि जो है करंट को आप बढ़ाइएगा, मैग्नेटिक करंट जितना बढ़ाएगा तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। हम तो यही बता देना पहले ही कि करंट जितना बढ़ाओगे, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, बी उतना ही इंक्रीज होगा, ठीक है, तो सही है। तो बट जो आपका असर्शन रॉन्ग दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, डी आएगा। क्लियर है? अगला है आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 और सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोलता है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपोस्ट एंड नेचुरल रिप्लेसमेंट, ये सही है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस सही तो बोल रहा है। फिर अगला क्या बोल रहा है, इट इज़ ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अच्छा ये तो रॉन्ग बोल दे रहा है, पहला सही है बट सेकेंड रॉन्ग है। क्या बोल रहा है सेकेंड, कि इट इज़ ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल, यहीं पर तो गलत है। इनऑर्गेनिक को आप कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल ऑर्गेनिक में नहीं कन्वर्ट किया जाता, जैसे उल्टा है। सो इसलिए यानी असर्शन मेरा ट्रू है, और जो मेरा रीज़न है वो मेरा रॉन्ग है, तो असर्शन ट्रू और रीज़न अगर रॉन्ग, तो इसके लिए आपको कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ओके। आई होप आपको इतना तक का सारा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा, ओके। सो आप टिल फर्दर हम इसको प्रोसीड करने से पहले आप ये से सारे क्वेश्चन को अच्छा से समझ के बना लीजिए, ओके। और फिर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे जो है वो हम आपको बना देंगे, ओके। ऑल द बेस्ट।